students, I am Jyoti Yadav. Today in this video we will discuss about the powers of the ministers, Prime Minister. In previous video we have discussed about the Council of Ministers and the types of ministers and the cabinet ministers, that who are the powerful, who are most powerful. So many things we have discussed. Now we will discuss about the head of the government as a Prime Minister. So let us start. The constitution does not say very much about the powers of the Prime Minister or the ministers or their relationship with each other. Means our constitution, there is no written work about the powers and the works which will be done by the Prime Minister, and what is the relationship with the cabinet ministers and the council of ministers with Prime Minister. But as head of the government, the Prime Minister has wide ranging powers. लेकिन अगर हम उनको माने कि वो क्या होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उनके बहुत सारी पावर्स है, क्योंकि गवर्नमेंट का हेड है, इसका मतलब पूरे देश की जो गवर्नमेंट चलाने के लिए जो पावर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा होंगी. ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग. सबसे पहले तो पावर क्या है कि जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो उनके साथ कोऑपरेट करेंगे, मिलकर काम करेंगे, तो उसके लिए क्या है, उनके लिए मीटिंग अरेंज करना. ही कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. और साथ में जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, उनके वर्क को आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे. हिज डिसीजंस आर फाइनल इन केस डिसएग्रीमेंट अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट्स. और जैसे कि कोई भी रूल बनता है देश के अंदर, तो फाइनल डिसीजन किसका आता है, पार्लियामेंट की तरफ से और प्रेसिडेंट की तरफ से. तो ऐसे ही अगर गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट के बीच में, दो डिपार्टमेंट्स के बीच में कोई भी आर्ग्यूमेंट्स या कोई भी कन्फ्लिक्ट अराइज होता है, तो उसमें फाइनल डिसीजन लिया जाता है पीएम की तरफ से. He exercises general supervision of different ministers and he is having the powers of keep watching on the different ministers of their work. All ministers work under his leadership. The Prime Minister distributes and redistributes work to the ministers, and the ministers and their work are decided by the Prime Minister. He also has the power to dismiss minister. अब अपॉइंट करने का भी है, उनको काम देने का है, तो उनको डिसमिस करने का राइट भी किसको दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर का. वैन द प्राइम मिनिस्टर क्विट्स द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट्स. कि अगर प्राइम मिनिस्टर के ही रिजाइन दे दिया जाता है या डेथ हो जाती है किसी भी वजह से, तो वो जो बाकी सारे मिनिस्टर्स हैं वो भी क्या हैं, क्विट कर जाएंगे. क्विट का मतलब है उनकी सारी पावर्स है वो भी ख़त्म हो जाएगी, मतलब दोबारा से ही गवर्नमेंट बनेगी, तो दोबारा से ही पूरा सिस्टम है वो डेवलप किया जाएगा. Thus, if the cabinet is the most powerful institution in India, within the cabinet it is the prime minister who is the most powerful. कि कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में हमने पढ़ा कि बिकॉज दे आर द वेरी पावरफुल देन द अदर मिनिस्टर्स एंड द मोस्ट पावरफुल इज द प्राइम मिनिस्टर. कैबिनेट मिनिस्टर के तो पावर ज़्यादा है ही, इसके साथ साथ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इनसे पावरफुल हैं. The powers of the Prime Minister in all parliamentary democracies of the world have increased so much in recent decades that parliamentary democracies are sometimes seen as prime minister form of government. कि जिन भी कंट्रीज़ के अंदर डेमोक्रेसी है, ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज आर हैविंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाज कॉल्ड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. बट नाउ इन few decades means from 20 to 30 years, it has become as a prime ministerial form of government, because the powers and the works are increasing of prime minister in all countries. As political parties have come to play a major role in the politics. और political party का तो मेन रोल होता ही है. The prime minister controls the cabinet and parliament through the party. और प्राइम मिनिस्टर अपने कैबिनेट के साथ और पार्लियामेंट को अपनी पार्टी से ही कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जिस भी पार्टी के सबसे ज़्यादा मेंबर पार्लियामेंट में जाएंगे उसी पार्टी की स्ट्रेंथ क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, और वो क्या होगी, मजबूत होगी. The media also contributes to this trend by making politics and elections as a competition between top leaders of parties. और साथ में जो मीडिया है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं लीडर्स के बारे में, उनकी पार्टीज़ के बारे में, कि किस तरह की पार्टीज़ हैं, क्या क्या वर्क करना चाह रही हैं आगे, अगर उनको वोट मिलता है तो वो किस तरह की पॉलिसीज़ को रखेंगे, साथ में उनकी कमियों को, उनकी अच्छाइयों को लोगों के सामने प्रेजेंट करने का. In India too, we have seen such a tendency towards the concentration of powers in the hands of the Prime Minister. और अगर इंडिया में देखें तो क्या है, पावर्स का कंसंट्रेशन किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास. मीन्स प्राइम मिनिस्टर के पास सारी पावर्स हैं,
लेकिन विदाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और विदाउट कैबिनेट मिनिस्टर उनके पास कुछ भी नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक्सरसाइज इनॉर्मस अथॉरिटी बिकॉज ही हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द पब्लिक। सबसे पहले जो हमारे पीएम बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पास भी बहुत सारी पावर्स उस समय दी गई थी बिकॉज दे वर वेरी पॉपुलर इन द पब्लिक। और उन्हीं पावर्स को आज भी कंटिन्यू लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग और उसी को फॉलो किया जा रहे हैं। इंदिरा गांधी वाज ऑल्सो ए वेरी पावरफुल लीडर कंपेयर टू हर कॉलेजेस इन द कैबिनेट। और इंदिरा गांधी को भी बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते थे। Of course, the extent of power wielded by a prime minister also depends on the personality of the person holding that position। और इस तरह से दो एग्जाम्पल हमारे सामने दिए गए थे कि लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, इसलिए उनको पावर्स भी ज़्यादा दी गई थी, मतलब उनको काम है वो अच्छा था। इसी तरह से जैसे अगर हमारे अभी का हम प्रेजेंटली देखें तो मिस्टर नरेंद्र मोदी को भी लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलर मानते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बहुत ज़्यादा उनको पसंद करते हैं। तो इसकी वजह से सारी पावर्स उनको दी गई हैं। जिसको सबसे ज़्यादा लोग प्यार करेंगे तो उनके वर्क को भी लोग पसंद भी करेंगे। तो यही चीज़ें उस समय हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ में और प्राइम मिनिस्टर के साथ, इंदिरा गांधी के साथ। और अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उनके साथ भी यही है कि उन्होंने काम अच्छे किए फर्स्ट 5 ईयर्स में, तो लोगों ने उनको काफ़ी पसंद किया और दोबारा उनको चांस मिल गया तो उनकी पावर्स भी क्या हैं, बढ़ गई। उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जो पहले के किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा वर्क नहीं किया, चाहे वो 370 धारा को लगा लीजिए, चाहे वो राम मंदिर का लगा लीजिए, या कोई भी बड़ा फैसला ले लीजिए, आर्मी को लेकर ले लीजिए। तो इस तरह से क्या है, ये दिया हुआ है कि ऑलरेडी की पावर्स किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी के ऊपर कि लोग उसको कितना पसंद करते हैं। तो यही चीज़ हमारे अभी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर उनके साथ भी है। However, in recent years, the rise of coalition politics has imposed certain constraint on the power of the प्राइम मिनिस्टर। और आजकल हम देख रहे हैं कि अपोजिशन पार्टी जो होती है या कोalition मतलब गठबंधन की जो पार्टीज आपस में मिल जाती है कि भाई अभी प्रेजेंटली गवर्नमेंट किसकी है, बीजेपी की है, तो बाकी जो पार्टीज है जैसे बसपा है, इधर कांग्रेस है, तो ये आपस में मिलकर किसी न किसी तरीके से उनके वर्क को, उनकी पावर्स को कम करने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं ना कि ये चीज़ गलत हुई है। कोई भी काम अच्छा करते हैं तो उसको दो पहलू लेकर चलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको हो रहा है, पब्लिक को। तो पब्लिक खुश है तो चाहे कोalition गवर्नमेंट कुछ करे या कोalition पार्टीज कुछ भी करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कोalition गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसीजंस एज ही लाइक्स। लेकिन कोalition गवर्नमेंट में ये कंडीशन हो जाती है कि वो अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, उसको दूसरी पार्टी से भी समझौता करना पड़ेगा, दूसरी पार्टी से भी उसको डिस्कस करना होता है। लेकिन अगर मगर मेजोरिटी से अगर गवर्नमेंट बनाता है तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल फ्री होता है कि वो अपनी तरफ से अपने हिसाब से कोई भी डिसीजन ले सकता है अपने मिनिस्टर्स के साथ डिस्कस करके। He has to accommodate different groups and factions in his party as well as among alliance partners, कि उसको बाकी सब लोगों से क्या है, डिस्कस करना होता है। He also has to heed to the views and positions of the coalition partners and other parties on whose support the survival of the government depends। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वहीं पर उनकी सरकार है वो ख़त्म हो जाती है, मतलब नो कॉन्फिडेंस प्रस्ताव पास हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो भी कोalition गवर्नमेंट बनती हैं वो चाहे 2 पार्टी को मिलाकर बने या 3 पार्टी को मिलाकर, उसके मिनिस्टर्स को, उस पार्टी के लोगों को भी उसको मिनिस्टर बनाना होता है, साथ में उनसे हर मैटर पर डिस्कस भी करना होता है, तभी जाकर वो गवर्नमेंट है वो चल पाएगी। नेक्स्ट है द प्रेजिडेंट के बारे में। बिकॉज इंडिया इज़ फॉलोइंग द प्रेजिडेंशियलशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वाइल द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, द प्रेजिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट की। ये तो हमने बताया था कि प्राइम मिनिस्टर तो क्या है, हेड किसके हैं, गवर्नमेंट के, लेकिन प्रेसिडेंट किसके हेड है, स्टेट के। इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल पावर। और हमारा जो सिस्टम है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें क्या होता है कि स्टेट का जो हेड होता है उसको केवल नॉमिनल पावर्स दी जाती है, मतलब साइन के लिए। एक तरह से आप समझ लीजिए जैसे स्टेट के जो हेड होते हैं वो होते हैं हमारे गवर्नर, और वैसे वर्क जो गवर्नमेंट के हेड होते हैं वो हमारे होते हैं सीएम। तो सारे वर्क, सारी पॉलिसी, सारे डिसीजंस कौन लेते हैं, हमारे सीएम लेते हैं। और सेंट्रल लेवल पर कौन लेते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर। हालांकि उनके सलाह के बगैर वो काम नहीं होते, जो भी गवर्नर है या जो भी हमारे प्रेसिडेंट, या उनकी अप्रूवल के बगैर वो काम नहीं कर सकते। लेकिन फाइनल डिसीजन किसका आता है, इन्हीं का ही आता है, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, क्योंकि उन्हीं को गवर्नमेंट चलानी होती है, वही सारा काम करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन हुज फंक्शंस आर टू ए लार्ज एक्सटेंस सेरेमोनियल, मतलब जैसे सेरेमनी किसी ओकेजन वगैरह पर काम करते हैं, इस तरह से ही हमारे इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट का वर्क है कि जैसे
क्वीन ब्रिटेन में जो रानी हैं वो काम करती थी ऐसे किसी भी फंक्शन पर, ऐसे ही इस तरह से इनके काम भी किए जाते हैं। द प्रेजिडेंट सुपरवाइज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री सो दैट दे ऑपरेट इन हार्मनी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट। और प्रेसिडेंट का मेन वर्क है कि सभी ओवरऑल जो भी डिपार्टमेंट के काम किए जा रहे हैं उनके ऊपर नज़र रखना और देखना कि किस तरह से वो अपने ऑब्जेक्टिव रखे गए थे, जो प्रोमिसेस किए गए थे गवर्नमेंट ने, वो पूरे हुए हैं या नहीं, किस तरह से वो वर्क कर रहे हैं। मीन्स ओवरऑल जो चेकआउट का काम है वो किसका है, द प्रेजिडेंट का। द प्रेजिडेंट इज़ नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली, ये तो हमें पता ही है, बाय द पीपल। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मीन्स MPs एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स MLA और MPs, ठीक है, ये सारे मिलकर क्या करते हैं, वोट डालते हैं और उसके बाद प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। ए कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर प्रेसिडेंट्स पोस्ट हैज़ टू गेट ए मेजोरिटी ऑफ वोट्स टू विन द इलेक्शन। ये तो आपको सबको पता है, डेमोक्रेसी में क्या है, मेजोरिटी व्यक्ति ही बन सकता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई भी मिनिस्टर हो। दिस एंश्योर दैट द प्रेजिडेंट कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट द एंटायर नेशन। और इसी से पता चलता है क्योंकि वो जो MLA और MPs हैं वो पूरे देश से इलेक्ट होकर आते हैं और वही उनको अपना प्रेसिडेंट बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि उन्होंने प्रेसिडेंट को अपने पूरे देश के नेतृत्व के रूप में अपॉइंट कर लिया, इलेक्ट कर लिया। जैसे हम अपने स्टेट से अलग अलग एरिया से अपने अपने लीडर को इलेक्ट करके भेजते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने नेता को इलेक्ट करके भेजते हैं कि ये हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारे ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वो हमारे देश को रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए वो उनको सेलेक्ट करते हैं। एट द सेम टाइम द प्रेजिडेंट कैन नेवर कम द काइंड ऑफ डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट दैट द प्राइम मिनिस्टर कैन, लेकिन इसकी पावर्स उतनी नहीं है जितनी कि प्राइम मिनिस्टर के। दिस एंश्योर दैट सी रिमेन्स ओनली ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। द सेम इज ट्रू फॉर द पावर्स ऑफ द प्रेजिडेंट, सेम पावर्स भी उतनी ही इनकी। If you casually read the constitution, you would think that there is nothing that she cannot do, कि ऐसा कोई काम नहीं है जो वो नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन उसको ये है कि वो फोर्सेबल नहीं है, कोई भी उनको फोर्स नहीं कर सकता किसी भी डिसीजन के लिए। ऑल गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेजिडेंट, की जो भी काम करेगा, जो भी प्राइम मिनिस्टर काम करते हैं, जो भी डील वगैरह साइन होती है आपस में देशों के बीच में, तो उसमें प्रेसिडेंट का शामिल होना ज़रूरी है, प्रेसिडेंट का अप्रूवल होना, उसमें ज़रूरी सहमति होना ज़रूरी है। उनकी सहमति के बगैर चाहे प्राइम मिनिस्टर कोई भी बड़ी से बड़ी डीलों को साइन नहीं कर सकते, कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते, उनकी सहमति इसमें ज़रूरी है। जैसे घर का मेंबर होते हैं, हालांकि बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं तो ये होता है कि ठीक है हम उससे डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन कई फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि जब तक बड़े बुजुर्ग हाँ नहीं कहते तब तक उस काम को वो शुरू नहीं करते हैं। हालांकि करने वाले कोई और होते हैं, उनके बेटे बच्चे जो भी होते हैं, तो ऐसा ही यहाँ पर है कि काम करने वाले तो कौन है ना, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, काउंसिलर मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर, लेकिन प्रेसिडेंट की सलाह के बगैर, प्रेसिडेंट की मर्जी के बगैर वो काम भी नहीं कर सकते। ऑल लॉज एंड मेजर पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट आर इशूड इन हर नेम, जो भी गवर्नमेंट के ऑर्डर होते हैं, जो भी कोई पॉलिसी होती है वो उनके नाम से इशू होती है, ठीक है। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, जो भी अपॉइंटमेंट होते हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के, चाहे फिर वो आपका इलेक्शन कमिश्नर का होता है, ये सब किसके नाम पर होता है, प्रेसिडेंट के। दीज इंक्लूड्स द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी इनको यही अपॉइंट करते हैं। द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट, जो भी हाई कोर्ट के सभी स्टेट्स के जो हाई कोर्ट्स हैं उनके, सुप्रीम कोर्ट के हैं, चीफ जस्टिस हैं या आर्मीज के चीफ हैं या इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, ये सारे जो भी ऑफिसर्स हैं, सारे कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट, इनको ही पावर दी गई है। ऑल इंटरनेशनल टेरेटरीज एंड एग्रीमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, की आपस में देशों के बीच में कोई भी एग्रीमेंट है या कोई भी संधि वगैरह होती है या जो भी डील, जैसे अभी राफेल डील हुई थी कुछ टाइम पहले, हमने राफेल खरीदे थे, तो ये किसके नाम पर होते हैं, सारे प्रेसिडेंट के नाम से। द प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया, ये आपको पता ही है कि वो तीनों सेनाओं का क्या होता है, सेनापति होता है, मतलब सेना से संबंधित जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो इनके नाम से होते हैं। But we should remember that the president exercise all these powers only on the advice of the council of minister, तो ये मैंने पहले बता दिया
लेकिन प्रेसिडेंट को इन सब मैटर्स में डिस्कस किससे करना पड़ेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। जो मिनिस्टर किसके साथ में काम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के। द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकन्सिडर इट्स एडवाइस, कि उनको दोबारा से अपनी एडवाइस के लिए कर भी सकते हैं और उनकी एडवाइस मानने के लिए फोर्स भी नहीं कर सकते। इफ द सेम एडवाइस इज गिवन अगेन सी इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट, अगर बार बार एक ही चीज़ बताई जा रही है तो उसके लिए बाउंड है कि वो उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि जो भी मिनिस्टर्स होते हैं वो उन्हें उस चीज़ की ज़्यादा नॉलेज होती है, क्योंकि वो इस चीज़ के नॉलेज क्योंकि इस चीज़ को क्वालिफाई करके आए हैं, इसलिए उनको मानना ज़रूरी हो जाता है कि ठीक है इस मिनिस्टर ने इस डिपार्टमेंट के लिए ये जो पॉलिसी दी है ये बिल्कुल सही होगी। सॉरी। Similarly, a bill passed by the parliament becomes a law only after the president gives assent to it, कि कोई भी बिल पास होता है पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं करता वो लॉ नहीं बनता। यही होता है कि बिल होता है लेकिन आफ्टर साइन ऑफ द प्रेसिडेंट इट हैज़ बिकम द लॉ। ठीक है। If the president wants, he can delay this for some time and send the bill back to the parliament for reconsideration, और अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इस बिल में कुछ चेंजमेंट करना चाहिए तो वापस इसे पार्लियामेंट में भेज सकता है और डिस्कस करने के लिए ज़्यादा टाइम भी ले सकता है। ये प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बट इफ़ द पार्लियामेंट पासेस द बिल अगेन सी हैज़ टू साइन इट, लेकिन अगर दोबारा से पार्लियामेंट में पास हो गया तो उसको दोबारा इस पर साइन करना पड़ेगा, चाहे वो इससे सहमत हो या ना हो। लेकिन पार्लियामेंट के मेंबर ने अगर इसको पास कर दें, क्योंकि वो भी किसके इलेक्टेड है, पार्लियामेंट के मेंबर उसको इलेक्ट करते हैं, तो उनकी बात मानने के लिए वो क्या है, बाध्य है, और इसलिए उनको साइन भी करना पड़ता है। सो यू मे वंडर व्हाट डज द प्रेसिडेंट रियली डू, तो ये आपको पता चलेगा कि क्या कर सकते हैं। कैन से डू एनीथिंग ऑन हर ओन और विल, कि वो अपनी इच्छा से कोई भी काम नहीं कर सकते, उनको कोई काम करने के लिए क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से डिस्कस करना पड़ेगा। देर इज़ ओनली वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग शी शुड डू ऑन गवर्नर, वो है अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, कि एक ही ऐसा काम है जो अपनी मर्जी से कर सकता है और वो क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कि वो जिस व्यक्ति को ज़्यादा पसंद करता है उन चुने हुए मेंबर्स में से वो अपनी मर्जी से उसको प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। When a party or coalition of parties secure a clear majority in the election, the president has to appoint the leader of the majority party or the coalition that enjoys majority support in the लोक सभा, की हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी लोकसभा के अंदर मेजोरिटी वोट लेकर आएगा उसी के लीडर को प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को जिसको ज़्यादा पसंद करते हो, जिसके सारा काम वर्क अगर अच्छा होता है, उसको वो अपनी मर्जी से अपॉइंट कर सकता है। उसमें उनको किसी के लिए कोई फोर्सेबल नहीं है या कोई उनको बाध्य नहीं कर सकता। नेक्स्ट है when no party or coalition gets a majority in the Lok Sabha, the president exercise her डिजास्टर, कि अगर कहीं पर मेजोरिटी नहीं आती तो वहाँ पर प्रेसिडेंट अपनी तरफ से भी काम कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ लीडर हु इन हर ओपिनियन कैन मस्टर majority support in the Lok Sabha. In such a case, the president can ask the newly appointed prime minister to prove majority support in the Lok Sabha within a specified time, कि कई बार क्या है मेजोरिटी किसी भी पार्टी को नहीं मिलती तो वहाँ पर क्या है प्रेसिडेंट एक व्यक्ति को अपॉइंट तो कर देता है, लेकिन उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा कि एक फिक्स टाइम में उसको उस प्रेसिडेंट को अपना बहुमत है वो प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, कि मान लीजिए मेजोरिटी में नहीं आई कोई भी पार्टी तो वहाँ पर अपनी मर्जी से वो अपॉइंट तो कर देता है, लेकिन उसको एक फिक्स टाइम दिया जाता है कि वो बाकी लोकसभा मेंबर के साथ क्या है सपोर्ट बनाए और वो उसको सपोर्ट दे, मतलब कॉन्फिडेंस का प्रस्ताव है वो किया जाए, तो वहाँ पर ये कंपल्सेशन हो जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा द जुडिशरी डिपार्टमेंट। ठीक नहीं, सॉरी ये रह गया है द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब प्रेसिडेंट सिस्टम क्या है, प्रेसिडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर नॉट ऑलवेज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हर कंट्री में ये सिस्टम नहीं है जैसा हमारे देश में है। इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड द प्रेसिडेंट इज बोथ द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। कई कंट्रीज़ में तो ऐसा है कि वहाँ पर गवर्नमेंट का हेड भी प्रेसिडेंट है और स्टेट का भी। जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ द मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रेसिडेंट, की जो यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं वही तो सारे हेड है हर चीज़ का, गवर्नमेंट का भी और स्टेट का। द यूएस प्रेसिडेंट इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, और वो इसलिए हैं क्योंकि उनको डायरेक्ट लोग क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। वहाँ प्रेसिडेंटशिप के लिए क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, पूरा देश उसमें पार्टिसिपेट करता है। ही पर्सनली चूज एंड अपॉइंट्स ऑल मिनिस्टर, और उसके बाद वो सारे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। द लॉ मेकिंग इज स्टिल डन बाय द लेजिस्लेचर, काम
वही है, सेम सिस्टम है लेजिस्लेचर वाला कि काम क्या है, रूल को बनाएंगे। बट द प्रेसिडेंट कैन वीटो एनी लॉ, लेकिन लास्ट डिसीजन किसका आएगा लॉ को लेकर, वो आएगा प्रेसिडेंट का, कि जो मिनिस्टर्स वो बना तो देंगे लेकिन अगर प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन नहीं करता, अगर प्रेसिडेंट उसको नहीं मानता है तो वो लॉ नहीं शुरू किया जाएगा देश के अंदर। मोस्ट इम्पोर्टेंटली द प्रेसिडेंट डज नॉट नीड द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स इन द कांग्रेस एंड नाइदर इन द आंसरेबल टू देम। और सेकंड थिंग ये है कि प्रेसिडेंट है वो किसी के लिए कोई आंसरेबल नहीं है, कोई उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, चाहे वो किसी पार्टी का है या नहीं है। ये ही एज ए फिक्स टेन्योर ऑफ 4 ईयर, 4 साल को उसका कंप्लीट टाइम होता है, हमारे यहाँ पर 5 साल का है। एंड इफ हिज पार्टी डज नॉट हैव ए मेजोरिटी इन द कांग्रेस, चाहे उसकी पार्टी का मेजोरिटी में है या नहीं है, चाहे उसके कैंडिडेट जीत कर आए हैं या नहीं है, 4 साल उसको पूरे करने पड़ेंगे। दिस मॉडल इज फॉलोड इज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ लैटिन अमेरिका एंड मैनी ऑफ द एक्स सोवियत यूनियन कंट्रीज। कुछ कंट्रीज में इस तरह का मॉडल है वो फॉलो किया जा रहा है। गिवन द सेंट्रलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट, दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन कंट्रीज लाइक आवर्स दैट फॉलो ऑफ द ब्रिटिश मॉडल। हमारी कंट्री किसको कर रही है, ब्रिटिश मॉडल, क्योंकि हमारे ऊपर काफ़ी सालों तक किसका शासन था, ब्रिटिशर्स का, तो उन्होंने भी इस तरह से सिस्टम किया था और उसी सिस्टम को आज हम फॉलो करते आ रहे हैं। एंड द पार्लियामेंट्री इज सुप्रीम, देयरफॉर आवर सिस्टम इज कॉल्ड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन हमारे देश में प्रेसिडेंट की जगह पर सुप्रीम कौन है, हमारी पार्लियामेंट, और इसलिए हमारे देश के सिस्टम को हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे लास्ट डिसीजन कहाँ से आता है, पार्लियामेंट का। लास्ट है इसमें द जुडिशरी, जो हमारा तीसरा ऑर्गन है। हमने पहले ही पढ़े थे कि गवर्नमेंट इज वर्किंग विद द सपोर्ट ऑफ द 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और द जुडिशरी। तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव हम पढ़ चुके हैं, अब थर्ड आता है लास्ट का जुडिशरी डिपार्टमेंट। लेट अस रिटर्न ऑन फाइनल time to the stay of office memorandum that we started with. This time let us not recall the story but imagine how the story could have been. Remember the story came to be satisfactory and because the Supreme Court gave a verdict that was accepted by everyone. कि इसमें स्टोरी हमने स्टार्ट की थी कि कहाँ से एक ऑफिस से काम शुरू हुआ था, उसमें आपस में कन्फ्लिक्ट हो गया और बाद में उसको पार्लियामेंट में भेजा गया, पार्लियामेंट में भी कन्फ्लिक्ट इरेज हो गया था और इसकी वजह से क्या है उसको सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया और बाद में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद इसको पूरे देश में शुरू किया गया था। ठीक है, इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपन इन द फॉलोइंग सिचुएशन। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, देखो इफ़ देयर वाज नथिंग लाइक ए सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री, अगर किसी देश में सुप्रीम कोर्ट का जैसा कोई सिस्टम ना हो तो वहाँ पर क्या होता, वहाँ पर क्या होता कि आपस में या तो कन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर दिया जाता आपस में सोच बूझ से, या फिर फाइनल डिसीजन किसका था, हेड ऑफ द गवर्नमेंट का था। सेकेंड है इवन इफ देयर वाज ए सुप्रीम कोर्ट इफ इट हैड नो पावर टू जज एक्शन टू द गवर्नमेंट, और अगर किसी देश में सुप्रीम कोर्ट है लेकिन उसको पावर नहीं है कि वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करे तो वहाँ पर क्या होता, तो फिर तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करती है, उसके ऊपर कंट्रोल करने वाला कोई होता ही नहीं है, तो वहाँ पर क्या है डिक्टेटरशिप हो जाता है एक तरह से कि गवर्नमेंट है अपने मन से काम कर रही है। नेक्स्ट है इवन इफ इट हैड द पावर इफ नो वन ट्रस्टेड द सुप्रीम कोर्ट टू गिव ए फेयर वर्डिक्ट, लेकिन अगर किसी के देश में सुप्रीम कोर्ट है, पावर भी है, लेकिन अगर उसको कोई ट्रस्ट ना करे कि ये जो फैसला दे रही है ये सही है या गलत है, मतलब ट्रस्ट नहीं करे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता, तो वहाँ पर यही होता कि फिर तो कोई कंक्लूजन आता ही नहीं, कोई डिसीजन सही से लिया ही नहीं जाता। एंड लास्ट है इवन इफ इट गेव ए फेयर जजमेंट इफ दोज हु अपील्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर डिड नॉट एक्सेप्ट द जजमेंट, और अगर कोई इसके जजमेंट को एक्सेप्ट ना करे तो क्या होता, तो इससे आगे तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन हमारे देश में पता है कि सुप्रीम कोर्ट इज़ द लास्ट एंड द हाईएस्ट कोर्ट, और इसके डिसीजन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। केवल जो आपस में इंटरनेशनल जो कन्फ्लिक्ट है उनके लिए हम इंटरनेशनल कोर्ट जा सकते हैं, बाकी देश का सरकार के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में आपस में कोई भी झगड़ा है तो हमें सुप्रीम कोर्ट को ट्रस्ट करके उसी से डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि उसके जो जजेज होते हैं काफ़ी क्वालिफाइड होते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं। दिस इज़ वाई एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी इज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। और इन सब सिचुएशन, ये सारी सिचुएशन ना आए इसके लिए ही हमारे देश के अंदर जुडिशरी डिपार्टमेंट को क्या रखा गया है, इंडिपेंडेंट रखा गया है। मीन्स देर इज़ नो पावर, देर इज़ नो बाउंडेशन बाय द गवर्नमेंट ऑन दिस डिपार्टमेंट, कि इसके ऊपर गवर्नमेंट अपना
कोई भी पावर को यूज़ नहीं कर सकती। ये फ्री है, ये फ्री होकर अपने डिसीजंस है वो दे सकती थी, क्योंकि न्याय तो तभी मिलता है जब उसके ऊपर कोई प्रेशर ना हो। अगर जुडिशरी को भी गवर्नमेंट के अंडर कर दिया जाए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंडर कर दिया जाए, तो उस पर फिर गवर्नमेंट अपनी अपनी पावर का मिसयूज कर सकती है। तो इसलिए ये कहा गया है ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स इन ए कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड द जुडिशरी। कि जो भी कोर्ट सिस्टम है हमारे अंदर, 3 तरह के कोर्ट हैं इंडिया में। एक तो होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको आप कह सकते हैं, दूसरे होते हैं हमारे हाई कोर्ट्स जो सभी स्टेट्स गवर्नमेंट के होते हैं, और तीसरे होते हैं हमारा सुप्रीम कोर्ट लास्ट। ठीक है, अगर व्यक्ति डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं होता सबऑर्डिनेट कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, तो वो अपने उस केस को दोबारा से हायर कर सकता है हाई कोर्ट्स के अंदर। अगर वहाँ से भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, न्याय नहीं मिलता है और उसके डिसीजन को सही नहीं मानता है, तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टली हम ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ना ही हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो 3 हमारे कोर्ट के लेवल हैं। द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर नेशन, पूरे देश के लिए, हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स मैटर के लिए, एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड द कोर्ट एट लोकल लेवल। इंडिया हैज़ एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ये आपस में इस तरह से जुडिशरी डिपार्टमेंट है वो जुड़ा हुआ है। इट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री, इट्स डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल ओवर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। और इसके जो भी डिसीजन आएंगे उन सभी डिसीजंस को, इन छोटे कोर्ट्स को सभी को, चाहे वो हाई कोर्ट है चाहे वो लोकल जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उस सबको मानना पड़ेगा। इट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट, और इसमें देखो किस तरह का मैटर्स को सोल्व किया जा सकता है बिटवीन सिटीजन ऑफ द कंट्री, कि अगर किसी व्यक्ति को गवर्नमेंट से या देश के किसी भी रूल से किसी भी तरह का नुकसान हो रहा है, कोई उनका फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लॉइट हो रहा है, तो वहाँ पर हम उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। ठीक है, बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अगर किसी व्यक्ति का नुकसान हो रहा है या उसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो वो उसके खिलाफ केस फाइल कर सकता है, जैसे लीडर्स के खिलाफ होता है इस तरह से। बिटवीन 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट, अगर 2 स्टेट गवर्नमेंट को बीच में किसी वाटर रिसोर्सेज को लेकर या किसी मैटर का झगड़ा है, तो वो वहाँ पर केस फाइल हो सकता है। बिटवीन गवर्नमेंट्स एंड द यूनियन एंड द स्टेट लेवल, और जो भी यूनियन है या आपका स्टेट लेवल का कोई भी मैटर है, तो वहाँ पर इसको हम सोल्व करवा सकते हैं। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजमेंट का काम है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में किसी रूल को चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो भी हम सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। It is the highest court of appeal in the civil and criminal cases. It can hear appeals against the decisions of the high court. और ये हाई कोर्ट और जो लोकल कोर्ट के अगेंस्ट तो कौन करेगा, हाई कोर्ट केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, कि लोकल कोर्ट का जो डिसीजन है उसको चैलेंज करेगा हाई कोर्ट, और अगर हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया उसके डिसीजन को चैलेंज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, या अगर कोई व्यक्ति चाहे तो उसको सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर सकता है। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी मीन्स दैट इज इट नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट के अंडर में वो नहीं रहेगा। The judges do not act on the direction of the government or according to the basis of the party in power। और ये जो भी जज होते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के हैं चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी पार्टी के अंडर में नहीं काम करेंगे, उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो किसी भी लीडर के बारे में जो आजकल केस चलते रहते हैं, जो जेल में भी जा चुके हैं कई हमारे लीडर्स, तो उनके बारे में पता ही नहीं चलता, वो अपनी पावर का मिसयूज करके उस केस को वहीं पर ख़त्म कर देते, लेकिन ऐसा नहीं है। That is why all modern democracies have courts that are independent of the legislature and the executive. India has achieved this. The judge of the Supreme Court and the High Courts are appointed by the President on the advice of the Prime Minister। और दोनों के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको हमारे प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं with the help of the Prime Minister, and the consultation with the Chief Justice of the Supreme Court in practice in now means that the senior judges of the Supreme Court select the new judges of the Supreme Court and the High Courts। और जो हमारे चीफ जस्टिस होते हैं इंडिया के, उनको तो अपॉइंट करता प्रेसिडेंट ने, और प्रेसिडेंट उस चीफ जस्टिस की हेल्प से बाकी जो सीनियर जजेस होते हैं, जो 30 का हमारा ग्रुप होता है सुप्रीम कोर्ट में, उसको और बाकी जो हाई कोर्ट के जस्टिस होते हैं उन सबको वो मिलकर अपॉइंट करते हैं। देयर इज़ ए वेरी लिटिल स्कोप फॉर इन्फ्लुएंस बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, मतलब पॉलिटिकल लीडर्स का इसमें कोई रोल नहीं होता। The senior most judge of the Supreme Court is usually appointed the Chief Justice. Once a person is appointed as judge of the Supreme Court or the High Court, it is nearly impossible to remove him or her from that position। कि अगर एक बार चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिया, चाहे वो हाई कोर्ट का है या सुप्रीम कोर्ट का, तो ये बहुत ही मुश्किल होता है कि उसको उसकी पोजीशन से
हटाया जाए। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट एज रिमूविंग द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इतना ही डिफ़िकल्ट है जैसे कि प्रेजिडेंट को हटाना। ए जज कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय एन इम्पीचमेंट मोशन पास सेपरेटेड बाय 2/3 मेंबर्स ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। अगर ऐसे किसी जज को हटाना भी है तो वहाँ पर उसके खिलाफ क्या होगा, इम्पीचमेंट प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। इम्पीच का मतलब है जैसे नो कॉन्फिडेंस प्रस्ताव पास किया जाता है किसी भी सरकार को गिराने के लिए मेजोरिटी पीपल से, तो ऐसे ही मेजोरिटी जजेस मिलकर क्या करते हैं, नो कॉन्फिडेंस तरीके से एक इम्पीचमेंट का मतलब महाअभियोग का प्रस्ताव रखते हैं, और उस महाअभियोग में जितने मेंबर हैं उस कोर्ट के अंदर वो अगर एग्री हो जाते हैं आधे से ज़्यादा, तो उस व्यक्ति को वहाँ से हम हटा सकते हैं चीफ जस्टिस के पद से। इट हैज़ नेवर हैपन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, लेकिन आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। द जुडिशरी इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर दी गई है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरह का चेंजमेंट कर सकते हैं। दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर और द एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। वो किसी भी एक्शन, कोई भी काम है वो गलत अगर कर रही है गवर्नमेंट, तो उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं कि ये काम है ये कानून की तरह से नहीं किया गया। कानून मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है। वैट एवर एट द यूनियन लेवल एट द स्टेट लेवल, कोई भी लेवल हो चाहे उसमें, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन सेट दे कैन डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ एनी लेजिस्लेशन और एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन द कंट्री। और वही डिक्लेयर करते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट कोई काम कर रही है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। The Supreme Court of India has held ruled that the core of basic principles of the Constitution cannot be changed by the Parliament। और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज में सुप्रीम कोर्ट ही कर सकते हैं, पार्लियामेंट नहीं हो सकता। द पावर्स एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडियन जुडिशरी अलाउड टू एनैक्ट एज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और हमारे जुडिशरी डिपार्टमेंट को एक सिक्योरिटी कहा गया है किसके, फंडामेंटल राइट्स के, क्योंकि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स कोई ख़त्म कर रहा है तो उसके खिलाफ हम एक्शन कहाँ से ले सकते हैं, कोर्ट्स में। वी शैल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर, आगे हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जुडिशरी डिपार्टमेंट जो है किसी है फ्री ऑफ कंट्रोल ऑफ द एनी गवर्नमेंट, ये आपका चैप्टर था। इसमें अगर किसी को क्वेरीज हो किसी भी टॉपिक को लेकर तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।